तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का विकास जीएस एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संगम युग के बारे में। इससे बहुत सारा प्रश्न बने हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जाकर गलती करके आते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग इसको क्लियर करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है आप लोग सामने देखिए। पहला प्रश्न दिया इसमें, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी अर्थात पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चलिए पहला प्रश्न का आंसर जानने से पहले हम लोग थोड़ा इसके बारे में समझते हैं कि संगम युग क्या था। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए संगम युग का अर्थ क्या होता है। याद रखिएगा, संगम युग का अर्थ जो होता है ना, देखिए गोष्ठी होता है, गोष्ठी होता है, गोष्ठी होता है, समारोह होता है, समारोह या सम्मेलन होता है। क्या होता है? सम्मेलन होता है। इस बात को याद रखिए। या सीधा सीधी कहा जाए तो कवियों का सम्मेलन होता है। क्या होता है? कवियों का सम्मेलन होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए और ध्यान दीजिए इसके बारे में। और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा दोस्त, जो संगम युग था ना, संगम युग का अगर प्रमुख देवता पूछेगा, प्रमुख देवता कौन थे संगम युग का, तो याद रखिएगा मुरुगन थे। कौन थे? मुरुगन थे। बहुत ही MBBI प्रश्न है, ठीक ना। अगर पूछेगा पवित्र पक्षी कौन थी, पवित्र पक्षी कौन थी, तो पवित्र पक्षी याद रखिए कौवा था। कौन था? कौवा था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा और हम लोग जानते हैं इसके बारे में। देखिए अगर पूछेगा कि संगम युग में टोटल कितने वंश आए हैं, तो टोटल 3 वंश। संगम युग में टोटल कितना वंश? तो 3 वंश आए हैं। कौन कौन? तो याद रखिएगा, पहला जो वंश था ना, पहला वंश था उसका नाम था चेर। क्या नाम था? चेर वंश। दूसरा जो था, दूसरा के नाम था चोल। दूसरा का नाम क्या था? चोल था। और तीसरा का नाम जो था ना, पांड्य था। क्या नाम था? पांड्य था। इस बात को याद रखिएगा। यानी कि जो संगम वंश था उस पर कितने वंश आया है, तो 3 गो संगम युग में। कौन? चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश आया था। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं कि तीनों का प्रतीक चिन्ह क्या था और इसकी राजधानी क्या थी। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से याद रखिएगा। अगर पूछेगा चेर वंश की राजधानी कहाँ थी, याद रखिएगा वंचू। कहाँ राजधानी थी? वंचू थी, ठीक ना। अगर पूछेगा चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा कावेरी पत्तनम। कहाँ थी? कावेरी पत्तनम थी। इस बात को याद रखिएगा। और पूछेगा जो पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी, पूछेगा पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मदुरई। बहुत ही MBBI है, मदुरई। ये बहुत बार पूछा है कि पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा मदुरई। इस बात को याद रखिएगा। और थोड़ा सा इसके प्रतीक चिन्ह के बारे में समझते हैं। अगर पूछेगा जो चेर है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसका प्रतीक चिन्ह है धनुष। क्या है? धनुष। क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह धनुष है। अगर पूछेगा चोल जो है, चोल, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसका प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा बाघ। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो बाघ है, ठीक ना। और पांड्य जो था, पांड्य वंश, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो पांड्य का मछली। पांड्य का क्या प्रतीक चिन्ह था, तो मछली। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए ठीक ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए पहला प्रश्न दिया है इसमें कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर बताइएगा। ध्यान दीजिए इसका राइट आंसर, ध्यान दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनगुट्टम। क्या हो जाएगा? सेनगुट्टम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। याद रखिएगा जैन धर्म से। किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें
तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? याद रखिए, बहुत ही एमवीवीआई प्रश्न, बहुत एमवीवीआई प्रश्न है, ठीक ना। मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और आप लोग पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। कौन थे? भगवान गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तोल्काप्पियम। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तोल्काप्पियम हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तोल्काप्पियम हो जाएगा। और याद रखिएगा, तोल्काप्पियम के रचनाकार कौन थे? तो तोल्काप्पियर थे। कौन थे? तोल्काप्पियर। तोल्काप्पियर थे। चलिए ठीक है, डायरेक्ट परीक्षा में पूछेगा तोल्काप्पियम के रचनाकार कौन थे? तोल्काप्पियर थे। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है आप लोग का कि इस निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? बताना है कि संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं हुआ है। तभी आप लोग हम ऊपर पूरा डिटेल में समझाए हैं कि चेर, चोल और पांड्य तीनों का चर्चा किए हम ऊपर, लेकिन जो कदम्ब है ना, इसका हम चर्चा नहीं किए। तो वही पूछ रहा है कि संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो कदम्ब के, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि संगम युग में उरे किसके लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन था? तो उर। याद रखिएगा, डायरेक्ट परीक्षा में पूछ सकता है कि कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था संगम युग में? याद रखिए, उर था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है। बताना है कि तोल्काप्पियम जो ग्रंथ है ना, किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, तोल्काप्पियम जो ग्रंथ है व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? बताना है कि कुरल जो है ना, किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? 3 संगमों का आयोजन किया गया था। देखिए, जो संगम युग था ना, उसमें 3 गो आयोजन हुआ था। कितना आयोजन हुआ था? तो टोटल कितना हुआ था? तो 3 गो हुआ था। ये तीनों के तीनों कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, पांड्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पांड्य वंश में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया, और याद रखिएगा, जो संगम युगमों का आयोजन हुआ था ना, तो 3 गो हुआ था। कौन कौन? तो पहला हुआ था प्रथम संगम, दूसरा हुआ था द्वितीय संगम, और तीसरा हुआ था तृतीय। याद रखिएगा, जो प्रथम संगम हुआ था ना, इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो अगस्त्य ऋषि किए थे। दूसरा जो था, इसका भी अध्यक्षता कौन किए थे? अगस्त किए थे। लेकिन तीसरा जो हुआ था संगम, तृतीय संगम जो हुआ था, इसका अध्यक्षता कौन किया था? नकीरर। उनका नाम क्या था? नकीरर किए थे। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो मामूल नार। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, देखिए मिलान करने वाला है, सही से मिलान कीजिएगा क्योंकि हम ऊपर ही समझा चुके हैं। चलिए याद रखिएगा,
प्रश्न पूछ रहा है इसमें कि सुमेलित करना है, क्या करना है, सुमेलित करना है, इसका मिलान करना है सही। और मिलान करना है कि देखिए तो वंश हो गया, चेर राज्य हो गया, चोल हो गया, पांड्य होगा, इसके प्रतीक चिन्ह से, और ऊपर ही सबके प्रतीक चिन्ह के बारे में हम समझा चुके हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा चेर जो था ना, चेर का प्रतीक चिन्ह क्या बताए थे, तो धनुष बताए थे, क्या बताए थे, धनुष। चोल के प्रतीक चिन्ह क्या बताए थे, तो बाघ बताए थे। और पांड्य क्या बताए थे, मछली बताए थे, ठीक ना। यानी कि एक एक बी के दो मतलब सीधा सीधी मिलान करते ना, ठीक ना। तो देखिए कौन ऑप्शन में है सीधा सीधी, चलिए ठीक है, हाँ पहले ऑप्शन में एक एक बी के दो सी के तीन, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कपाटपुरम या अलव में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है, शेष ग्रंथ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तोलका पियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तोलका पियम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किए और उन्हें आर्य बनाया। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि स्ट्रेबो के अनुसार, नेक्स्ट प्रश्न दिया स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पांड्य नरेश ने, कौन, पांड्य नरेश ने भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है। याद रखिए बहुत ही एमबीबी है ये, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, याद रखिएगा तमिल भूमि का बाइबिल, इसका राइट आंसर तमिल भूमि का बाइबिल। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। ये भी एमबीबी है, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन जो बहुत ही एमबीबी है। तो दिया है तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिल्पादिकारम, क्या हो जाएगा, शिल्पादिकारम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। बताना है कि तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर मणि मेकलाई, क्या हो जाएगा, मणि मेकलाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने किया था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर कार्यकाल, क्या हो जाएगा, कार्यकाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। ये भी याद रखिएगा बहुत ही एमबीबी है। मुजरिस जो है किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चेर, क्या हो जाएगा, चेर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। याद रखिएगा ये भी बहुत ही एमबीबी है, बहुत ही एमबीबी है। याद रखिएगा इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर कावेरी डेल्टा, क्या हो जाएगा, कावेरी डेल्टा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न कि प्राचीनतम तमिल का देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे। यानी मुरुगन जो थे ना, देखिए अभी बताया कि संगम युग था, इसमें संगम जो था ना, इसमें कौन देवता फेमस थे, तो मुरुगन थे। तो वही बताया कि मुरुगन जो थे किस वैदिक देवता के सदृश थे, यानी समान थे। यानी मुरुगन देवता किसके समान थे। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यही वाला हो जाएगा स्कंद, यानी कार्तिकेय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें संगम कालीन साहित्य में कोन एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। कोन को एवं मन्नन किसके लिए प्रसिद्ध होते थे। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा, क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें
कि निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। कूट के रूप में दिया है तो इसका राइट आंसर क्या याद रखिए। कूट के रूप में दिया है तो क्या दिया, इसका ध्यान दीजिए, इसका मिलान करना है। तो बड़ी कूट के रूप में दिया है। कूट के रूप में दे दिया है। अच्छा छोड़ दीजिए, प्रश्न छोड़ दीजिए, ठीक ना। इसको आप लोग मिलान करके देख रहे हैं। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। तो आप लोग कैसे मिलान करने के लिए दे दिया है इसमें, तो हमारा समय उल्टा ऊपर नीचे सब लिख दिया है। यही तो दिक्कत है, ऊपर नीचे सब लिख दिया है इसमें। चलिए ये प्रश्न छोड़ दीजिए, ठीक ना। ये प्रश्न आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि शिल्पा महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है। याद रखिएगा, बहुत ही एमबीबी है। शिल्पाधिकारम कह रहे हैं ना, किससे संबंधित है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर याद रखिएगा, कथानक में जैन तत्व। कथानक में जैन तत्व। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, मणिमेकलाई के लेखक कौन है। बताना है कि मणिमेकलाई जो है ना, इसका लेखक कौन है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर शीतलय सतनार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहूर और मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थे। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर याद रखिएगा पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतन। पतन मतलब क्या होता है, तो बंदरगाह। क्या होता है, बंदरगाह होता है पतन मतलब, याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्युवर करना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा यही हो जाएगा। चलिए तो आज के इतना ही प्रश्न था। लास्ट प्रश्न तक खत्म हो गया टोटल। और एक प्रश्न कौन छूटा है, तो कहाँ गया, हाँ यही वाला छूटा था ना। चलिए इसको सही मिलान करना था, ठीक ना। हाँ, बताना है कि कौन सही है कूट के अनुसार। तो देखिए इसका याद रखिएगा, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा क्या हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ये सी है, 3 एवं 4। इसका राइट आंसर क्या सही है, 3 एवं 4, यानी कि इसमें जो टोंडी है और मुसीर है यही सही है। प्रश्न क्या कह रहा था, तो प्रश्न यही कह रहा था इसमें ना कि निम्नलिखित में से कौन संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे। हाँ, बताना था पश्चिमी तट पर कौन स्थित है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा, टोंडी हो जाएगा और मुसी। देखिए जैसे भारत का ही नक्शा हो गया, ठीक ना। तो इसको पूर्वी तट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी तट। यही बताना है कि पश्चिमी तट पे कौन स्थित है, तो टोंडी और मुसीर, यानी कि केवल 3 एवं 4 सही है इसका राइट आंसर। इस बात को याद रखिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।